अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस टॉपिक को हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिहाज से भी डिस्कस करेंगे, इसके अलावा इसको एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमें पता होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगी एमडीकैट को सॉल्व करने के लिए, और इसके अलावा बेस्ट मैथड हम लोग डिस्कस करेंगे शेप के बारे में कि किस तरह से शेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास क्या होगा कि स्टूडेंट्स ये एक रीजन होता है, ठीक है, स्पेस के अंदर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ना स्पेस है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब आपने बताना है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि 90 to 95% तक प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसको नोडल पॉइंट भी कहते हैं। जैसे ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की, इस लाइन के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हो सकता है, इस लाइन पे हो सकता है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी नोडल पॉइंट्स। उसके बाद नोडल पॉइंट्स हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो बिटवीन टू ऑर्बिटल। ये जो दो ऑर्बिटल के दरमियान में स्पेस होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, तो इस पॉइंट को हम नोडल पॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट ऑर्बिटल की शेप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल। आपने बताना है एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू अगर आपके पास जीरो होगी तो एम की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी, ठीक है। जो एस सब शेल होता है इसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, क्योंकि एम की वैल्यू आपके पास सिर्फ एक आ रही है, यानी जीरो आ रही है, एक डिजिट है। उसके बाद आपने बताना है कि एस जो है ये स्फेरिकल शेप होगा, ठीक है, और सिमेट्रिकल होता है। किस तरह से सिमेट्रिकल है ये देखें भाई, आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जी है। इन सारे एक्सिस को अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्फेरिकल शेप होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब ये कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ये देखेंगे हमारे पास स्फेरिकल है, ऑल डायरेक्शन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। हमारे पास एन की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीज होगा, लेकिन शेप सेम ही रहेगी। मतलब जैसे आपके पास यहाँ पे आ जाता है 1s है, 2s है, इसी तरह से 3s आ जाता है। तो ये अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा तो एस ऑर्बिटल का सिर्फ साइज बड़ा होता है। लाइक 1s के लिए सर्कल छोटा होगा, फिर 2s के लिए बड़ा हो जाएगा, 3s के लिए उससे बड़ा हो जाएगा। तो ये साइज सिर्फ इंक्रीज होता है, बाकी आपके पास शेप सेम रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पी ऑर्बिटल। पी के लिए एल की वैल्यू जो है वो 1 होती है, एम की वैल्यू 0 +1 -1। पी के हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि पी के लिए एम की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, 3 होगी, ठीक है। जैसे ये आपके पास आ जाता है पी एक्स होगा, पी वाई होता है, और इसके अलावा पी जी ऑर्बिटल है। अब आपने ये बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे ये आपके पास स्फेरिकल में होता है। यहाँ पे हमारे पास जो पी ऑर्बिटल्स हैं इनकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। पी ऑर्बिटल के 2 लूप्स होते हैं। इसके अलावा पी ऑर्बिटल जो है ये ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है। पी की जो शेप होती है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कैसे होगी, डम्बल, ठीक है, डम्बल शेप आपके पास इसकी आ जाएगी। अभी हम इसको ड्रॉ भी करेंगे। इसके अलावा आपने ये बताना है कि जैसे जैसे हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, शेप तो सेम रहेगी पी ऑर्बिटल की, लेकिन साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास 2p आ जाता है, 3p आ जाता है, 4p आ जाता है। तो जैसे जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज होती है, हमारे पास साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो इंक्रीज होता है। अब हम इसकी शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आपके पास पी एक्स की हम बात कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये अलोंग द एक्स एक्सिस आ जाएगा और ये डम्बल शेप आपके पास बन जाता है। इसी तरह से हम पी वाई की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अलोंग द वाई एक्सिस, और अगर हम देखें तो ये आपके पास पी जी आ जाता है अलोंग द जी एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास शेप्स होंगी पी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू जो है वो 2 होती है, एम आपके पास क्या हो जाएगा, 0 +1 +2 -1 -2, यानी एम की 5 वैल्यूज आ जाती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये डिफरेंट शेप में होंगे और ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो 5 आपके पास डी ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें से 3 जो आपके पास होते हैं, डी एक्स वाई है, डी वाई जी है, डी जी एक्स है। इनके जो लूप्स होते हैं ये एक्सिस के दरमियान में होते हैं, एक्स और वाई के दरमियान में होंगे, इसी तरह से वाई और जी के दरमियान में होंगे। इसी तरह से आपके पास क्या आ जाता है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, इनके जो लूप्स होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर बिल्कुल मौजूद होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है डी जी स्क्वायर, जिससे आपको पता चलता है कि जी के जो 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं, स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 लूप्स हैं, ये एक्सिस के ऊपर बनेंगे। और इसका एक आपके पास डोनेट होता है, यानी एक सर्कल टाइप होता है, डोनेट आपके पास आ जाता है, ये एक्स और वाई प्लेन के दरमियान में होता है। ये आपके पास आइडेंटिकल नहीं होते, डी के जो सारे ऑर्बिटल्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है।
आपने बताना है कि ये तीन डिफरेंट होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलग होता है और जी स्क्वायर की शेप अलग होती है, लेकिन मैथमेटिकली ये इक्वल हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम आएंगे। अब हम इसकी शेप्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास शेप्स आ जाती हैं जो कि मैंने ड्रॉ की हुई हैं। ये हमारे पास डी एक्स वाई है, ये पेज हमारे पास 2 डायमेंशनल है, तो इस वजह से ये लग आपको एक्सिस के ऊपर रहा होगा, लेकिन ये बिटवीन है, ये यहाँ पे एक्स के और इस तरफ ये वाई के दरमियान में आता है। इसी तरह से ये इधर एक्स और वाई के दरमियान में आ जाएगा। फिर ये आपके पास क्या आता है, एक्स वाई और जी है, तो ये वाई और जी के दरमियान में हम लोगों ने बना लिए हुए हैं। फिर ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स जी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, एक्स और जी ऑर्बिटल के दरमियान में मौजूद होते हैं। ये वाई की लाइन यहाँ से पास करी, ये सिर्फ आपको लग रहा है, लेकिन 2 डायमेंशन होने की वजह से। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे ये देखें अलॉन्ग द एक्स एक्सिस 2 लूप्स बने हुए हैं और अलॉन्ग द वाई एक्सिस भी 2 लूप्स बने हुए हैं। फिर ये आपके पास डी जी स्क्वायर है, जिससे आपको पता चलता है कि ये इसका एक लूप बना है और दरमियान में ये एक डोनेट सा आपको नजर आ रहा है जो कि एक्स वाई। के बाद आपके पास आ जाता है एफ ऑर्बिटल। एफ के लिए एल की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 होगी, तो स्टूडेंट्स एम भी उसी हिसाब से होता है, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। इसके अलावा आपने ये बताना है कि एफ जो होता है, इस एफ सबशेल, इसकी 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसकी शेप आपके पास क्या होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो आपके सिलेबस में इसको एक्सप्लेन नहीं किया होगा। एफ जो है ना, इसकी शेप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो आपने ड्रॉ नहीं करनी। ये हमारे पास ऑर्बिटल्स की शेप आ जाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट रूल्स डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होता है कि देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, हमारे पास जो शेल अवेलेबल होंगे, सब शेल या फिर ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी एटम या आयन के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने ये बताना है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं। कभी कभार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास ऑर्बिटल्स के अंदर जब मौजूद होते हैं तो इनको हम लोग एरो से शो करते हैं, और अगर आपके पास एरो अपवर्ड है तो जो स्पिन होगी वो उसकी वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2 होगी, और अगर एरो आपके पास डाउनवर्ड आ जाएगा तो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो -1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने बात करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल और सब शेल्स में। देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। शेल का मतलब क्या होता है, एटॉमिक शेल्स, ठीक है। इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एन से। एन की वैल्यू आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन होगी। अगर एन की वैल्यू 1 है तो स्टूडेंट्स शेल का नाम होगा के। अगर आपके पास एन की वैल्यू 2 होगी तो शेल का नाम एल होता है, 3 है तो एम एन एंड सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा आपने ये बताना है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आपने शेल की कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 2n²। अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं। सपोज आपके पास ये वैल्यू ऑफ एन आ जाती है 1, आपके पास शेल कौन सा होगा, के शेल। आपने इस फॉर्मूला में क्या करना है, 1 को पुट कर देना है। जब आप 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसका मतलब है के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास एन की वैल्यू 2 अगर होती है तो एल शेल होगा, आपने एन की जगह पे 2 की वैल्यू पुट करनी है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आपके पास अगर एन की वैल्यू 3 है तो हमारे पास एम शेल होता है। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला में क्या पुट करोगे, 3 पुट कर देंगे एन की जगह पे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर एन की वैल्यू हमारे पास 4 होती है तो ये एन शेल होता है, और आपने एन की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देनी है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि वैल्यूज जो है वो पुट करते जाओगे फॉर्मूला में, और आपको पता चलता जाएगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसमें आपने ये बताना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको हम लोग नोटेशन से डिस्क्राइब करते हैं। सब शेल को अरेंज करते हैं n+l रूल के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 × 2l+1, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब शेल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अब आपने यहाँ पे ये बताना होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं ना, ये देखो ये आपके पास जैसे 1s आ रहा है तो इसमें आपने लिखने हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड पे इसके सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट कहाँ पे आ जाता है, राइट साइड पे आएगा। इसका क्या मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है ना, इसका मतलब होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब आपने ये बताना है कि हमारे पास क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे। ऑर्बिटल्स जो हैं वो कैसे स्टेबल होते हैं, जो फुलफिल ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं ये स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एम्प्टी ऑर्बिटल, और एम्प्टी ऑर्बिटल जो हैं वो हमारे पास स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। स्टूडेंट, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि जिनमें हाफ से कम या हाफ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स को पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कहते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स आ जाते हैं, जिसमें ऑफ प्रिंसिपल आ जाता है। आपने बताना कि ऑफ प्रिंसिपल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस बताता है डिफरेंट सब शेल में, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेगा। यानी अब हम इसे डिफाइन कर लेते हैं कि आपने इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बताना है कि सब शेल इन एन एटम आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के जो सब शेल हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ फिल्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से। लाइक आपके पास 1s सेल्स की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू 2s, और 2s की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू 3s। तो ये अपनी इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल होते हैं सब शेल के अंदर। अब आपने ये बताना है कि ऑफ प्रिंसिपल क्या करता है। ऑफ प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बिल्डिंग अप प्रिंसिपल के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा आपने ये बताना है कि ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास एनर्जी जो है सब शेल की इन मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में एनर्जी ऑफ सब शेल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एन और एल की वैल्यू पे। उसके बाद आपने बताना है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है अपने शेल के अंदर, तो उसके लिए क्या अप्लाई होगा, एन प्लस एल रूल। अब हम इस एन प्लस एल रूल को अप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम एन प्लस एल रूल को अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कम होगी एन प्लस एल की, तो आपके पास मतलब क्या है कि वैल्यू कम है तो लो एनर्जी लेवल है, लो एनर्जी ऑर्बिटल है, और ये वाला ऑर्बिटल क्या होगा, पहले फिल होगा। और अगर दो ऐसे सब शेल्स आ जाते हैं जिनकी एन प्लस एल वैल्यू सेम है, तो आपके पास पहले कौन से वाला ऑर्बिटल आएगा, जिसके साथ एन की वैल्यू छोटी लगी होगी, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी लगी होगी। शेल नंबर कम होगा, वो पहले फिल होगा क्योंकि उसकी एनर्जी लो होती है। इस रूल को मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे चेक करें। अगर एन की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है तो अंडरस्टूड सी बात है एल 0 होगा, यानी 1s। आपने एन प्लस एल वैल्यू लेनी है जो कि 1 आ जाएगी। इसी तरह से 2 आ गया, 0 और 1, 2s और 2p, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 और 3 वैल्यूज आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखें ये 1 है, तो इसका मतलब है 1 है, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 1s आ जाएगा, ठीक है। ये 1s हम लोग लिख लेंगे, साथ साथ में इसका एनर्जी ऑर्डर भी अरेंज करती जाऊंगी। 1s जो है इसकी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू, ये वैल्यू स्टूडेंट्स 2 है तो एज कम्पेयर टू 2s, ठीक है। इसी तरह से 2s की एनर्जी जो है वो आपके पास ज्यादा हो जाएगी 1s से। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 2p के केस में वैल्यू 3 आ रही है, और इसके अलावा 3s के केस में भी वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। अब इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा हमें कैसे पता चलेगा, जिसमें n की वैल्यू कम होगी। यहाँ अगर आप देखें तो इस केस में 2p के केस में n कितना आ रहा है, 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2p की एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू 3s, ठीक है। 3s की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने बताना है कि 3s के बाद हम आ जाते हैं 3p पे। 3p की वैल्यू आप चेक करें, 3p आपके पास आ रहा है 4, उसके बाद आपके पास 3d5 आ रहा है, लेकिन 4s भी कितना आ रहा है, ये भी आपके पास वैल्यू 4 आ रही है। अब हमने देखना है पहले 4s आता है या 3p आता है, तो आपको n की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें n आपके पास क्या आ रहा है, 3, तो हम क्या लिखेंगे, 3p। उसके बाद आपके पास 4 वैल्यू किसकी आ रही है, 4s की। नेक्स्ट हम चलते हैं 3d पे, 3d की वैल्यू ज्यादा है यानी 3d5 है, और उसके बाद 4p आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 3d और 4p की वैल्यू एक जितनी है, लेकिन हमारे पास पहले कौन आएगा, 3d। क्यों पहले आता है, क्योंकि n की वैल्यू वो आपके पास कम है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 4p आ जाएगा, ठीक है, ये 4p आएगा। स्टूडेंट्स 4p के बाद आप अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है कि 4p के बाद जो है 5s की भी वैल्यू आपके पास कम आती है। 5s की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 5। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 5s की वैल्यू 5 आ रही है, तो ये तो 4d की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो पहले क्या आ जाएगा, 5s। इसी तरह से ये नेक्स्ट जो है वो चलता रहेगा। 5 के बाद हमारे पास 6 वैल्यू है, तो अंडरस्टूड है फिर 6 वैल्यू किसकी है, 4d की, ये 4d आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये टेबल मैं शॉर्ट वीडियो में भी ऐड कर दूंगी, थोड़ा ज्यादा बना के, ज्यादा ऑर्बिटल्स का, ताकि आप उसको बार बार देखें तो आपको याद हो जाए, क्योंकि जब हम चीज को बार बार देखते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। तो ये टेबल को आप मेमोराइज कर दीजिएगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसे। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, और अकॉर्डिंग टू द ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे जो मैंने हर बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है वो एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे यहाँ पे भी इस बॉक्स में भी 2, इधर भी इन सारे बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को एरो से शो करते हैं, ठीक है, और एरो जो है वो हमें स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। जैसे आपको पता है कि ये हमारे पास अपवर्ड एरो है, तो मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और डाउनवर्ड एरो होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी, सेम ऐसे होगा, ये आपके पास आ जाती है। अब हर बॉक्स जो है उसकी एनर्जी पहले से बढ़ रही है, हम लोगों ने लोअर से अपर साइड पे इंक्रीजिंग एनर्जी के लिहाज से ऑर्बिटल्स को ड्रॉ किया हुआ है। अब कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं, ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे होते, इसको वायलेट करते हैं। कॉपर और क्रोमियम ये ऑफ प्रिंसिपल की वायलेशन करता है। इसके अलावा जब एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो ये भी ऑफ प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, ये आपके पास ऑफ प्रिंसिपल आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिंग प्रिंसिपल। सब हमने पॉलिंग प्रिंसिपल देखना है। पॉलिंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन ऑर्बिटल, ठीक है।
अब पॉलिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के हैं, सेम वैल्यू है उनकी, तो उनके चारों क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये बताना है, एक सेकंड डेफिनेशन आ जाती है कि दो इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं तो उनकी स्पिन अपोजिट होगी। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये देखें, आपके पास हीलियम है, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, स्टूडेंट दोनों की स्पिन अपोजिट है। अब फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आपको पता है कि पॉलिंग प्रिंसिपल जो है ये पोली इलेक्ट्रॉनिक एटम पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 1 है, एल की वैल्यू दोनों के लिए 0, एम के लिए दोनों की वैल्यू 0। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसकी वैल्यू +1/2 है, और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसकी वैल्यू -1/2 आ जाती है। तो यानी फोर्थ क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट हो गई। तो यही बात हमें बता रहा है पॉलिंग प्रिंसिपल कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी दो इलेक्ट्रॉन्स की अगर वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लास्ट रूल हमारे पास आ जाता है हुन्स रूल, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमारे पास आ जाता है हुन्स रूल। हुन्स रूल को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स के लिए। स्टूडेंट्स, ये डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? हैविंग सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी जो है वो सेम होगी। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है कि ये हमें बताता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने डिफाइन करना है हुन्स रूल को। हुन्स रूल हमें ये बताता है कि जब आपके पास डीजेनरेटिव ऑर्बिटल भी अवेलेबल हैं और इसके अलावा एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल हैं, तो फिर आपने क्या करना होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अलग-अलग रखें, अलग-अलग ऑर्बिटल में रखें सेम स्पिन के साथ, ठीक है, बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में रख दें और उनकी अपोजिट स्पिन हो। जैसे आपके पास ये आ जाता है पी ऑर्बिटल है, ये हमारे पास px py pz, तीनों की एनर्जी क्या होती है? सेम है। अब आपने यहाँ पे ये बताना है कि ये देखें तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने दो इलेक्ट्रॉन px में रख दिए, एक py में, pz एम्प्टी है। ये आपके पास रॉन्ग मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे इसको फ्री स्पेस नजर आ रही है, तो ये प्रिफर करता है कि ये अलग-अलग रहे सारे इलेक्ट्रॉन्स और इन सब की स्पिन आपके पास क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी, ठीक है। ये राइट मेथड आ जाता है। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स लिमिटेशंस को डिस्कस करना है हुन्स रूल की। लिमिटेशंस आपके पास क्या आ जाती हैं कि जो एस ऑर्बिटल है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ग्रुप्स आपके पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3, 7 और 8 के एलिमेंट्स हैं जिन पे हुन्स रूल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने हर पॉइंट को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा लास्ट पे असेसमेंट ऐड कर दूंगी। टॉपिक को कंप्लीट पढ़ने के बाद आपने असेसमेंट को अटेम्प्ट करना है, जो जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक कितने % क्लियर हो गया। थैंक यू।